जब भी हम गुप्त काल की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कला, साहित्य, विज्ञान और सबसे बढ़कर स्वर्ण युग, है ना? लेकिन आज हम इस सुनहरी चमक के पीछे छिपे लोहे और रणनीति की कहानी को समझने वाले हैं। क्योंकि बड़े-बड़े साम्राज्य सिर्फ सोने से नहीं बनते, उन्हें तलवार और दिमाग की आग में गढ़ा जाता है। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, क्या ये जीतें सिर्फ एक बड़ी सेना का नतीजा थीं या इनके पीछे कोई बहुत गहरी सैन्य रणनीति, कूटनीति और दूर की सोच काम कर रही थी? चलिए आज गुप्त साम्राज्य के इसी वॉर रूम के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। तो हमारा आज का सफर इस इंपीरियल आर्क्स के साथ आगे बढ़ेगा। हम शुरू करेंगे समुद्रगुप्त की रखी नींव से, फिर शकों की जबरदस्त चुनौती को देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कहानी के क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उनका एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है साम्राज्य के असल आर्किटेक्ट यानी समुद्रगुप्त से। इन्होंने सिर्फ गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का वो डीएनए तैयार किया जो आने वाली कई पीढ़ियों के काम आया। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है समुद्रगुप्त की डुअल पॉलिसी। जरा नक्शे पर नजर डालिए। नॉर्थ इंडिया यानी आर्यावर्त के लिए उनकी पॉलिसी बिल्कुल सीधी थी, दिग्विजय या प्रसबोधरण, मतलब जीतो और सीधे अपने साम्राज्य में मिला लो। लेकिन साउथ इंडिया यानी दक्षिणापथ के लिए उनका गेम प्लान कहीं ज्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल था। और दक्षिण की इसी कमाल की पॉलिसी का नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह। इस शब्द को तो आप एकदम याद कर लीजिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए इसे तोड़ते हैं। ग्रहण मतलब दुश्मन को पकड़ना, मोक्ष यानी उसे आजाद करना, और अनुग्रह मतलब उसका राज्य उसे वापस देकर अपना दोस्त या सहयोगी बना लेना। ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी, बल्कि डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं उस चुनौती की तरफ जो गुप्तों को विरासत में मिली थी। वेस्टर्न इंडिया में शक कोई नए दुश्मन नहीं थे, वो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक जमी जमाई ताकत थे, और उनसे निपटना गुप्त साम्राज्य के लिए जरूरी हो गया था। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। गुप्तों के आने से बहुत पहले से ही शक और सातवाहन आपस में लड़ रहे थे। इन लड़ाइयों ने सातवाहनों को तो कमजोर कर दिया, लेकिन शक अपनी जगह पर और भी मजबूत हो गए। तो आप समझ रहे हैं, यहीं से गुप्त शक महासंग्राम की जमीन तैयार हो गई थी। और अब हम अपनी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, इसके क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं। ये कहानी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की और शकों के खिलाफ उनके उस ऐतिहासिक अभियान की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों बदल दिए। तो इस महान युद्ध की जड़ में दो बड़ी वजहें थीं। पहली, इकोनॉमिक्स, मतलब गुजरात के पोर्ट्स और समुद्री व्यापार पर कंट्रोल की लड़ाई, और दूसरी, सम्मान की लड़ाई। विशाखादत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के मुताबिक शक राजा ने गुप्त शासक रामगुप्त से उनकी पत्नी ध्रुवदेवी की मांग कर दी। ये एक ऐसा अपमान था जिसने युद्ध को तय कर दिया। यहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय की जीनियस स्ट्रैटेजी सामने आती है। उनकी रणनीति 3 कदमों वाली थी और तीनों ही एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला, रानी के वेश में शक कैंप में घुसकर दुश्मन के सरदार को खत्म करना और गुप्त सम्मान को वापस पाना। दूसरा, अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजा से करके दक्षिण से अपनी पीठ को सेफ करना। और तीसरा और फाइनल स्टेप, 395 ईस्वी में आखिरी शक शासक रुद्र सिंह तृतीय पर फाइनल अटैक। और ये स्लाइड उस जीत का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, इतिहास में सिक्के बोलते हैं। शकों पर इस निर्णायक जीत के बाद ही गुप्तों ने पहली बार चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर उनका शाही निशान गरुड़ बना हुआ था। ये एग्जाम का एक पेट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। शकों पर जीत ने साम्राज्य को वो स्थिरता और पैसा दिया जिसे आज हम स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है ना? इस स्थिरता के बाद नॉर्थ वेस्ट से एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक तूफान आने वाला था। इस शांति के दौर में गुप्तों ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। इसे याद रखना बहुत आसान है। देखिए, सबसे ऊपर है साम्राज्य, उसके नीचे है भुक्ति, जो आज के स्टेट्स जैसे थे, और भुक्ति के अंदर थे विषय, यानी आज के जिले। भुक्ति के हेड को उपारिक कहते थे और विषय के हेड को विषयपति। और फिर वो तूफान आया। सेंट्रल एशिया से बर्बर हूणों ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर हमला कर दिया। इस लंबे संघर्ष का टर्निंग पॉइंट था 528 ईस्वी में हुआ सोंधनी का युद्ध, जो आज के मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि सौंधिनी में क्रूर हूण लीडर मिहिरकुल को मालवा के राजा यशोधर्मन और गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त बालादित्य के नेतृत्व वाली एक भारतीय गठबंधन सेना ने बुरी तरह हराया। इस जीत ने नॉर्थ इंडिया से हूणों के खतरे को लगभग खत्म कर दिया। यशोधर्मन का नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा एनालिटिकल होते हैं, जो मेंस के लिए बहुत काम आएगा। आइए भारत के दो सबसे महान सम्राटों मौर्य सम्राट अशोक और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की शाही नीतियों की तुलना करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक की पॉलिसी थी धम्म विजय, मतलब नैतिक उसूलों से जीतना, जिसमें अहिंसा मेन थी। वहीं समुद्रगुप्त की पॉलिसी थी धर्म विजय, जिसका आधार थी मिलिट्री पावर और दिग्विजय। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाई छोड़ दी, जबकि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन किया। चलिए अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे कुछ रैपिड फायर रिवीजन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये आपकी तैयारी के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है, तो पूरा ध्यान यहीं पर। सबसे पहले सबूत। बाईं तरफ प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की जीत बताती है, और मेहरौली का लौह स्तंभ जो राजा चंद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की जीत का जिक्र करता है। दाईं तरफ समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए सिक्के और चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय वाले चांदी के सिक्के। अब कुछ खास शब्द उपाधियां याद रखिए। समुद्रगुप्त कविराज, चंद्रगुप्त द्वितीय शकारी मतलब शकों का दुश्मन और विक्रमादित्य। और हाँ, वो स्ट्रैटेजिक शादी वाकाटक गठबंधन, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा, वो एक गेम चेंजर था। और ये रहा आपका अल्टीमेट वन शॉट रिवीजन टूल। ये माइंड मैप एक ही जगह पर पूरी कहानी को जोड़ता है, समुद्रगुप्त की पॉलिसी से लेकर चंद्रगुप्त के गोल्डन एज और हूणों के साथ युद्ध तक। आप चाहें तो यहां रुककर इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा सकते हैं। चलिए अब जरा अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, किस गुप्त शासक ने शकों को हराने की याद में चांदी के सिक्के जारी किए? हमने अभी डिस्कस किया था कि ये सिक्के एक बहुत ही खास जीत का प्रतीक थे, और वो जीत दिलाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय शकारी ने। तो सही जवाब है बी। दूसरा सवाल, सौंधनी की लड़ाई में मिहिरकुल को किसने हराया? याद रखिए, ये किसी एक राजा की जीत नहीं थी, ये एक टीम एफर्ट था, एक गठबंधन की जीत थी, जिसका नेतृत्व मालवा के यशोधर्मन ने किया। इसलिए सही जवाब है सी, यशोधर्मन और नरसिंहगुप्त। तो अंत में बस इतना ही। गुप्त साम्राज्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्वर्ण युग सिर्फ कला और संस्कृति से नहीं बनता, बल्कि उसे हासिल करने और फिर उसकी रक्षा करने के लिए रणनीतिक ताकत और सैन्य पराक्रम की भी उतनी ही जरूरत होती है।